Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmast for success. Your success is our success. नमस्कार, आप सबका स्वागत है एंड ऑफ कंफ्यूजन पर। आप देख रहे हैं महिंद्रा गुरु का एक वीडियो। आज का विषय जो समाज सचेतता में है वो है इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री पार्ट 2। जी बिल्कुल, आज बात करेंगे हम भारतीय बैंकिंग इतिहास के अध्याय 2 की। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड कर सकते हैं हमारे महिंद्रास ऐप, जो कि एक 2-in-1 फीचर है, महिंद्रास और महिंद्रा गुरु के फीचर्स। आइए देखते हैं इस बार जो एक फेज 2 था भारतीय बैंकिंग इतिहास का। हम सब जानते हैं सर, 1911 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बन चुका था, इलाहाबाद बैंक बन चुके थे, पंजाब नेशनल बैंक आ चुका था। तो कई सारे जो बड़े बैंक जो आज भी काम कर रहे हैं वो हमारे सामने थे। जब कभी बहुत अच्छा होता है तो बहुत चीज़ें ख़राब भी होती हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर समय की बात करूं, 1913 से 1918, ये वो समय है जिस समय के अंदर जितने भी बड़े बैंक थे उसमें एक बड़ा बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1780s में बना था। वो बैंक भी डूब गया। कारण क्या था? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि विश्व में हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, साथ साथ भारत के अंदर भी जो एक प्रबंधन था ब्रिटिशर्स का वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसको लेकर जो एक बैंकों को लेकर जो एक मानसिकता थी उसमें एक क्षति पहुंची और कई बैंक जो हो गए वो आपके डूब गए। देखिए, इतना समय लगा तो कुछ समय बाद चीज़ें अच्छी भी हुई। साल है 1921, जब 3 बड़े बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक को मिलाया गया और बना आपका सर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस पर चर्चा करेंगे हम आगे चलकर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है जिसने पूरी पिक्चर चेंज कर दी भारत की, भारतीय बैंकिंग की अगर मैं कहूँ। वो आया सर 1926 में। उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। अब यहाँ मुद्दे की बात यह है सर कि कमीशन का जो एक ऑफिशियल नाम वो भी जान लीजिए, रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। अब मुद्दे की बात यह है सर कि वो जो समय है उस समय एक ट्रांजिशन का है, बदलाव का है बैंकिंग में। इससे पहले जितने भी बैंक बने हैं उनका मेन जो ग्राहक हैं वो आपके अमीर लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, इंग्लिश आर्मी है। मतलब जो एक कॉमन इंसान है, जो एक आम आदमी है, उसकी बात कोई बड़ा बैंक नहीं करता। सवाल यहीं पर ये उठा, समिति ने उठाया भी, कि अगर हमें बैंकिंग स्ट्रक्चर को चेंज करना है, अगर हमें बैंकिंग को प्रख्यात या पॉपुलर करना है, तो हमें उस आम आदमी की बात भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर सर एक इंसान का जिक्र हो, एक व्यक्ति का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, जिसने एक बुक के माध्यम से, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। वो प्रेजेंटेशन का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ अ रूपी। उसने बताया कि सर कैसे आप अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और कैसे बैंकिंग को आप पॉपुलर कर सकते हैं। उस व्यक्ति के बारे में जब पढ़ा, उसके बारे में जब उन्होंने बात किया तो उसे सिरे से निकाल दिया। बोला, यार हम अंग्रेज़ हैं और ये भारतीय हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा बेहतर हैं, हम देखने में भी अच्छे हैं, इसकी बात हम क्यों मानें। पर समय के बाद उनको लगने लगा कि ये जो टकला व्यक्ति है इसने कोई ना कोई बड़ी बात की है और हमें मानना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, पर उस जो महान व्यक्ति है उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके ही सुझाव पर, उनके कुछ हद तक सजेशंस पर 1 अप्रैल 1935 को हमारे सामने स्थापित हुआ भारत का सेंट्रल बैंक, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पहला जो मुख्यालय था वो था कलकत्ता में, और जो साल जब तक कि वो कलकत्ता में रहा वो था 1937। तब से लेकर अब तक जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है सर? आप सब जानते हैं, मुंबई में। यहाँ पर एक और बड़ा बदलाव आया आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो भारतीय रेलवे रही हो, चाहे वो आईएएस की रही हो, वहाँ पर एक सवाल ये उठा, एक इमोशन, एक भावना ये उठी कि हर चीज़ को अब हमें भारतीयता के लिबास से लगाना पड़ेगा। उसके लिए न सिर्फ इंडियन रेलवेज नेशनलाइज हुआ, LIC आगे चलकर नेशनलाइज हुआ, बल्कि जो हमारा RBI था, क्योंकि उस समय तक एक प्राइवेट बैंक था, एक सेंट्रल बैंक नहीं था, उसको भी हमने राष्ट्रीयकृत किया और वो बन गया भारत का सेंट्रल बैंक। यहाँ पर जो 3 मुद्दे वो ये रहे, पहला 1921 जो बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड RBI की बात करेंगे जो बनाया गया हिल्टन यंग कमीशन द्वारा 1 अप्रैल 1935 को। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सवाल आया SBI का। जी बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और बहुत ही बड़े बैंकों में से एक है विश्व के। SBI और राष्ट्रीयकरण, SBI एंड नेशनलाइजेशन। अगर बात करें हम SBI के, उसके जो एविडेंस है, उसके जो एक साक्ष्य मिले हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, वो मिले हैं 19वीं सदी में। 1806
2 जून 1806 को हमने अभी डिस्कस किया, एक बैंक बना, बैंक का नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम 3 साल बाद बना बैंक ऑफ बंगाल। ये जो बैंक है ये वो पहला चरण है, वो पहला स्टेप है आगे चलकर जो बना एसबीआई। इसी तर्ज पर बॉम्बे बना बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 में, और फिर बना बैंक ऑफ मद्रास जो बना 1 जुलाई 1843 में। ये तीनों बैंक बहुत बड़े बैंक थे, इन्हें कहा गया काशी बैंक, काशी प्रेसिडेंसी बैंक, क्योंकि ये अपने स्तर पे सबसे बड़े बैंक थे। ये तीनों बैंकों ने जो एक सिनारियो था, जो पूरा इंडिया का एक स्ट्रक्चर था बैंक का, उसको डोमिनेट किया। इन्हीं बैंकों को हमने मर्ज किया 27 जनवरी 1921 को, और बना सर आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो आगे चलकर बना एसबीआई 1955 में। यह बताना जरूरी है आपको कि जो एसबीआई है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई आपका एक नेशनलाइज बैंक नहीं है। सवाल यहां पर यह उठा कि एक नेशनलाइज बैंक एसबीआई क्यों नहीं है। पहला सवाल ये कि सर 2 ही बार ऐसा हुआ है, जो आगे हम बात करेंगे। पहला, सेकंड, एसबीआई एक सेपरेट एक्ट से गवर्न होता है, और जितने भी आपके नेशनलाइज बैंक हैं उनका एक एक्ट है, सेकंड। और थर्ड, जब एसबीआई एक्वायर किया गया तो 92% एक्वायर हुआ, और 8% जो था वो प्राइवेट सेक्टर के पास ही रहा। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसलिए एसबीआई जो है उसे हम राष्ट्रीयकृत बैंक या नेशनलाइज बैंक नहीं कहते हैं। यहां एक और बात अहम है कि इसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी बैंक जिसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा होगा उसे कहा जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक। एसबीआई में आज भी है, तो एसबीआई को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। यहां एक और सवाल ये उठा कि एसबीआई जो था या फिर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसे कुछ एसोसिएट्स थे, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, चाहे वो आप सौराष्ट्र की बात कर लें, आप पटियाला की बात कर लें, बीकानेर की बात कर लें, वो भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर थे। जब एसबीआई बन गया तो उनको भी हमने आगे चलकर 1959 में बनाया एसबीआई एसोसिएट्स। तो आज हम जानते हैं एक एसबीआई और 5 उसके एसबीआई एसोसिएट्स। इनके बारे में अगर पढ़ेंगे बढ़िया रहेगा, जो 5 नाम है और एसबीआई का जो पूरा इतिहास है। यहां पर मुद्दा यह था कि अगर एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है तो आखिरकार राष्ट्रीयकरण है क्या बैंक्स का, और वो कौन कौन से बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं। यहां पर सबसे पहले अगर बात करें तो गवर्नमेंट की मंशा थी कि हमें अधिक से अधिक पैसा चाहिए, अधिक से अधिक रेवेन्यू चाहिए, ताकि हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, अपने डेवलपमेंट के निवेश में, अपने डेवलपमेंट में उसे निवेश कर सकें। इसके लिए जो बड़े बैंक थे उनको उन्होंने सोचा कि इनको हम डायरेक्टली अपने अंडर कर देंगे और इनको हम अपने बैंक मानेंगे या फिर मानेंगे नेशनलाइज बैंक। इसी सोच के साथ गवर्नमेंट ने कहा कि हम 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों को बनाएंगे नेशनलाइज। कब? 19 जुलाई 1969। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कमर्शियल बैंक भारत के अंदर जिसका डिपॉजिट बेस या जिसका डिपॉजिट जो पूंजी है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसे हम करेंगे नेशनलाइज। तो पहला जो चरण आया वो आया 19 जुलाई 1969 को, और 14 बड़े बैंक को हमने क्या किया सर? नेशनलाइज बनाया। उनमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, पंजाब नेशनल बैंक भी था। सवाल यहाँ ये भी उठा कि यह आपने बना तो दिया, पर इससे करेंगे क्या? तो उसके पीछे कुछ मंशाएं थी जो हम पढ़ेंगे आगे। सवाल यहाँ ये उठा कि सिर्फ क्या 14 बैंक्स थे? जी बिल्कुल नहीं, आगे चलकर कुछ और बैंक बने या कुछ और बैंक थे जिनका कैपिटल काफ़ी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर हमें कंट्रोल करना है बड़े बड़े बिजनेस उद्योगों को, अगर हमें जो एक गरीब की जो एक क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, जो उसे पैसा चाहिए, उसे अगर हमें देना है, या फिर जो छोटी इंडस्ट्रीज है उन्हें पैसा देना है, तो हमें फिर से राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। और 15 अप्रैल 1980 को दोबारा आपका राष्ट्रीयकरण हुआ। और जो एक कॉमन पहलू था सर वो था इंदिरा गांधी। देखिए मेरे हिसाब से, और आप भी एग्री करेंगे कि बहुत कम ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जिन्होंने जो चाहा वो किया, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, या फिर आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हो। इन लोगों का एक जो दौर था वो दौर डिफाइन करेगा या किया है भारतीय बैंकिंग को या भारतीय इतिहास को ओवरऑल। तो 15 अप्रैल 1980 को दोबारा हुआ, और इस बार 6 बैंक आपके नेशनलाइज हुए और कुल हो गए सर 20। इनमें से जो एक बैंक था वो मर्ज हुआ पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चर्चा करेंगे हम फेज 3 के अंदर क्यों मर्ज हुआ। तो बने कितने सर? 19। तो 2 बातें क्लियर हो गई। पहली कि एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है। और थर्ड बात जो क्लियर हुई ये हुई कि राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? जी 19 हैं, ये कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूं, और वह 2 फेज में बने, एक फर्स्ट फेज और एक सेकेंड फेज। अगर आपको सोर्स जानना है तो सोर्स है आपका rbi.org.in, जहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि आखिरकार क्या मंशा थी। सवाल यहां ये उठा कि राष्ट्रीयकरण करने के पीछे मकसद क्या था।
ये रहे सर मकसद। पहला, सामाजिक सुधार, सोशल वेलफेयर। जब तक ऐसी योजनाओं में अधिक पैसा निवेश नहीं होगा, अधिक पैसा नहीं पूंजी लगेगी, तब तक फायदा नहीं पहुंचेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा सर? उस समय बैंकों से आएगा। सेकेंड, प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्हें कंट्रोल करना। अगर हम उन्हीं बैंक्स के अंदर अपना एक चेक रखेंगे मेजॉरिटी में, तो वह कंपनीज भी, वह बैंक भी अपने हमारे हिसाब से काम करेंगे। थर्ड और सबसे बड़ा जो था, बैंकों का एक विस्तार। अगर आपको देश भर में बैंकिंग फैलानी है तो उसके लिए डायरेक्ट कंट्रोल होना जरूरी है। उसके लिए किया गया राष्ट्रीयकरण। फिर जो एक क्षेत्रीय असमानता है, रीजनल इम्बैलेंस, कहीं पर पैसा बहुत है, मुंबई में पैसा बहुत है, कलकत्ता, दिल्ली में बहुत है, पर गांव देहात शहरों में, जो छोटे शहर हैं, जो उस समय के छोटे शहर हैं, चाहे लखनऊ भी उस समय छोटा शहर था, वहाँ पैसा कैसे पहुँचे, उसके लिए किया गया। फिर सेकेंड ला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उन सेक्टर्स में निवेश करना जहां सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में पैसा पहुंचता नहीं है, उसके लिए भी किया गया राष्ट्रीयकरण। और आखिरी, जो कि आज भी हम कोशिश कर रहे हैं जनधन योजना के माध्यम से, बैंकिंग हैबिट। कैसे हम हर व्यक्ति को ये बताएं कि उसका अकाउंट अगर बैंक में है तो उसकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि वह जो पैसा है वो न सिर्फ देश के काम आएगा बल्कि खुद उसके काम आएगा। पर सवाल यहाँ ये उठता है सर कि ये तो आपने किया, पर इसके अवगुण, इसके कॉन्स, इसके लिमिटेशंस क्या थे? उसके लिए पहला था, आपने बड़े स्तर पे किया तो, पर आपके पास पर्याप्त मात्रा में बैंक सुविधाएं नहीं थी। सेकंड, क्योंकि देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश में से एक है और सेकंड सबसे ज़्यादा एक जनसंख्या वाला देश है, कैसे उन सबको हम पैसा मुहैया कराएं और एलोकेट करें? यहाँ एक और सवाल आया सर कि अगर बैंक सारे एक जैसे काम करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, तो जो कंपटीशन होगा वो कम हो जाएगा, तो जो एफिशिएंसी है, जो प्रॉफिट है, वो भी क्या हो जाएंगे सर? कम हो जाएंगे। एक और सवाल यहाँ पर आया कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है सर और मैम, वो खर्चा भी जो था वो आपका वो बढ़ गया, क्योंकि आपको नए बैंक बनाने थे, उनकी ब्रांचेज ओपन करनी थी डिफरेंट सेक्टर्स में, नए ब्रांचेज ओपन करने डिफरेंट सेक्टर्स में, क्योंकि वह अब आपके अंडर काम करते हैं। और सेकेंड लास्ट पॉइंट, जो आज भी एक दुखती रग है देश की, वो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस। अनैतिक तौर पर एक पर्टिकुलर पार्टी का इंटरफेरेंस करना या फिर नेताओं का इंटरफेरेंस करना उन चीज़ों में जो उनके लाइन ऑफ कमांड में नहीं आती हैं। और आखिरी, लैक ऑफ यूनिकनेस। अगर हर बैंक नेशनलाइज हो गया बड़ा बैंक, तो उस बैंक का इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा फ्रॉम PNB, सेम रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेम रहेगा आंध्रा बैंक। तो यह एक बड़ा कारण था जिससे कि कुछ हद तक या काफ़ी हद तक जो एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, जो एक आर्थिक कमजोरी आई देश के अंदर, वो आई। इसीलिए 1991 के बाद सिचुएशंस चेंज हुई और आज जो आप देख रहे हैं वो उसी 1991 के बाद होने वाली घटनाओं से प्रेरित है। उसको हम जानेंगे सर हमारे फेज 3 के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, और याद रखें आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।